एवरीवन गाइस, वेलकम टू एसएम लॉ क्लासेस। मैं आपका दोस्त नवाज। आशा करता हूँ सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइस, आज हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक, जो कि है बाल अपराध यानी कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी यानी कि परिभाषा देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कारण क्या है और इनके किस प्रकार से निवारण रोका जा सकता है। तो सबसे पहले हम गाइस देखेंगे इसके डेफिनेशन, बाल अपराध की परिभाषा। समय और परिस्थितियों के अनुसार अपराध शास्त्रियों ने बाल अपराध को भिन्न भिन्न रूप से परिभाषित किया है। कुछ अपराध शास्त्रियों ने बाल अपराध की निम्नलिखित परिभाषा दी है, जिनमें सबसे पहले आते हैं डॉक्टर पी एन वर्मा, जिनके अनुसार बाल अपराध कर्तव्य की उपेक्षा या उल्लंघन है, एक गलती है। इन्होंने कहा है कि जो बाल अपराध है एक कर्तव्य की उपेक्षा यानी कि नेग्लिजेंसी ऑफ द ड्यूटी, ब्रीच ऑफ द ड्यूटी है और एक मिस्टेक है। रॉबिन्सन के अनुसार बाल अपराधों से तात्पर्य आवारागर्दी, भिक्षावृत्ति, दुर्व्यवहार, शैतानी, उदंडता आदि परिवर्तियों से है। इन्होंने बाल अपराध को बोला है, उन्होंने कहा है जो कर्तव्य की उपेक्षा भी है और उसकी जो ड्यूटीज है उसका ब्रीच ऑफ द ड्यूटीज भी है, भिक्षावृत्ति है, दुर्व्यवहार है, शैतानी है, उदंडता है। ऐसी जो परिवर्ती हैं उनको बाल अपराध की श्रेणी में रखा है। रॉबिन्सन ने ये परिभाषा कर्तव्य की उपेक्षा या उल्लंघन के संदर्भ में दी है। बात करते हैं सेटना के अनुसार, जिन्होंने कहा है बाल अपराध के अंतर्गत किसी बालक या तरुण व्यक्ति के ऐसे कार्य आते हैं जो संबंधित स्थान के कानून जो उस समय लागू हैं द्वारा निर्धारित आयु समय के अंदर आया हो। उन्होंने कहा है बाल अपराध है वो बालक या तरुण व्यक्ति यानी कि जिसकी एज कम है उनके द्वारा किए गए कार्य, और वो कार्य कौन से कार्य होने चाहिए जो उस समय उस स्थान पर विधि के द्वारा दंडनीय हो, यानी कि जिस उस विधि ने उन्हें अपराध घोषित किया गया और ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध बाल अपराध कहलाते हैं। संक्षेप में उपयुक्त वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं किसी निश्चित आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले बालक द्वारा किया गया कोई कार्य जो उसके लिए उस क्षेत्र में तत्कालीन लागू कानून द्वारा वर्जित है, बाल अपराध कहा जाता है। भिन्न भिन्न राज्यों में ये कार्य और आयु सीमा अलग अलग हो सकती है। स्मरणीय है कि भारतीय बाल अधिनियम 1960 के अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को बालक माना जाता है। देखो, इन्होंने कहा है अगर हम इसे संक्षिप्त रूप में देखें तो जो एक निश्चित आयु यानी कि पर्टिकुलर एज से, एज लिमिट से जो कम का कोई व्यक्ति अपराध करता है उसको बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, और ऐसे कार्य जो उस समय स्थानीय विधि द्वारा अपराध घोषित किए गए हों वो ऐसे कार्य होने चाहिए। साथ ही साथ अगर हम भारतीय बाल अधिनियम 1960 की बात करें उसके अनुसार जो 16 वर्ष से कम आयु का लड़का होता है और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की होती है उसे बालक माना गया है और उनके द्वारा किए गए कार्य को बाल अपराधी कहा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाल अपराधों के कारण यानी कि कॉजेज ऑफ द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जिनमें सामान्यतः बाल अपराधी के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आता है पारिवारिक कारण यानी कि फैमिली कॉजेज। परिवार जीवन की सर्वप्रथम पाठशाला के रूप में मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन भूमिकाएं निभाता है, यानी कि जो फैमिली है उस जीवन की सबसे सर्वप्रथम पाठशाला होती है और वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है व्यक्ति के जीवन में। तो वो कौन कौन से व्यक्तिगत भूमिका है वो हम देखते हैं। उत्तर जीवन के लिए अंगों की पुष्टि तथा आदतों का प्रशिक्षण देना। अंत, व्यक्तिगत संबंधों के समाजीकरण के अनुभव के लिए आधारित समूह संगति व्यवस्था करना तथा संस्कृत मूल्यों का संचारण करना। तो इस प्रकार से जो उत्तर जीवन के अंगों की पुष्टि, आदत है उनका परीक्षण यानी किस प्रकार से रहना है, कैसे आपको आदत डालनी है, अच्छी बुरी किस प्रकार से आपको रहना है, वो सब चीजें सिखाता है परिवार। व्यक्तिगत संबंधों के समाजीकरण यानी कि जो पर्सन्स के जो व्यक्तिगत संबंध है उनको किस प्रकार से समाजीकरण करना है, यानी कि समाज में किस प्रकार से रहना है। सांस्कृतिक मूल्य का संचारण, जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको किस प्रकार से उनको संचारण करना है ये भी परिवार सिखाता है। उक्त भूमिकाओं के निर्वाह में परिवार के निम्नलिखित दशाएं प्रभाव डालती हैं। ये सब चीजें हैं जो ये तीन महत्वपूर्ण सहयोग या बताए गए हैं, उनमें जो भूमिका निभाते हैं ये सब घटक हैं। ठीक है, जिनमें नष्ट या विघटित घर, अर्थ विघटित घर, परिवार का अनैतिक वातावरण, माता पिता द्वारा उपेक्षित, अवैध पितृता एवं अनचाही संतान, मनोरंजन के साधनों की कमी, आर्थिक संकट, अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला परिवार, मिश्रित संस्कृति, परिवार में अपराधिता। देखो, इसमें ये सब चीजें मान लीजिए अगर कोई नष्ट या विघटित परिवार है, मान लीजिए किसी परिवार में माता है और पिता नहीं है, ठीक है, तो बच्चा समझ नहीं पाता कि जो पिता की भूमिका वो किस प्रकार से है या फिर उस पर कोई दबाव नहीं रहता है। अगर हम भारतीय समाज के परिवार की अगर हम बात करें तो जो बच्चों को सबसे ज्यादा डर रहता है कि हम कुछ गलती करेंगे तो हमारे पिताजी यानी कि जो पापा होते हैं वो हमें डांट सकते हैं, वो हमारी पिटाई कर सकते हैं। अर्थ विघटित परिवार यानी कि जिसमें फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, जिस परिवार में परिवार का अनैतिक वातावरण यानी कि किसी परिवार का ऐसा माहौल है जो अनैतिक है,
माता पिता द्वारा उपेक्षित, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता द्वारा उपेक्षित जाते हैं, यानी कि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकल डिसेबल होते हैं, उनको परिवार के द्वारा उपेक्षा की जाती है उन बच्चों की। अवैध पितृता एवं अनचाही संतान, यानी कि जो अवैध रिलेशन से जो बच्चे जन्म जन्म होते हैं उनको भी इस कैटेगरी इफेक्ट पड़ता है। मनोरंजन के साधनों की कमी, यानी कि जो बच्चों के पास है एंजॉयमेंट जो थिंग्स हैं वो नहीं अगर अवेलेबल हो पाते हैं, तो उसके लिए भी बच्चा नए नए सोर्स आयाम इकट्ठे करता है, और उसके कारण से वो बाल अपराध की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, आर्थिक संकट, यानी कि अगर कोई फैमिली इश्यूज हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, उसको लेकर के भी अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले परिवार, यानी कि परिवार में काफी सदस्य हैं, उनकी अलग अलग प्रवृत्ति होती है, अलग अलग उनका बिहेवियर होता है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर। मिश्रित संस्कृति है, यानी कि मान लीजिए किसी का इंडियन कल्चर है, किसी का एंडो वेस्टर्न कल्चर है, तो वहां पे भी इफेक्ट पड़ता है, बच्चे उसमें समझ नहीं पाते, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। परिवार में अपराधिता का है, यानी कि परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑफेंडर हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, या अपराध करते हैं, कोई चोरी करता है, चकारी करता है, या किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध करता है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके शारीरिक कारण, यानी बायोलॉजिकल कॉजेज होते हैं। सभी बच्चे जन्म से शारीरिक दृष्टि से समान नहीं होते हैं। कुछ बच्चे काले कुरूप, अंधे, लंगड़े, काने एवं विकलांग होते हैं। जब परिवार और समाज में उनका उपहास या उपेक्षा होती है तो उनमें हीन भावना पैदा होती है, तथा इनका निर्मल मन पानी हो बन जाता है। जब लड़कियां समय से पहले यौवन धारण कर लेती हैं तो वे अवैध यौन संबंध स्थापित कर अपनी काम वासनाओं को शांत करती हैं। इस प्रकार शारीरिक दोष भी बाल अपराध का प्रमुख कारण है। देखो, इसमें बताया गया है, अगर हम बात करें तो जो बच्चे की जो फिजिकल डिसेबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं एक मुख्य भूमिका निभाती है बच्चे को अपराध की ओर अग्रसर करने के लिए। अगर हम बात करें मानवीय कारण, यानी कि जो साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं, जब बच्चे किसी परिवार में लगातार पीड़ा एवं उपेक्षा मिलती है, उसकी भावनाओं को ठेस लगती है, जिससे उत्पन्न मानसिक संघर्ष उसकी मनोस्थिति को स्थिर बना देता है। फलस्वरूप उसमें अपराध प्रवृत्तियों को पनपने का मौका मिलता है। कुछ बच्चों में मानसिक अपरिपक्वता के कारण अपने अच्छे बुरे समझने की क्षमता नहीं होती है। इसके विपरीत कुछ बच्चों का शरीर विकास उनकी आयु की तुलना में अधिक और अपेक्षित अपेक्षित आयु से प्रो हो जाता है। उनमें यौन भावनाएं तेज होती हैं, फलस्वरूप वे यौन अपराधों की ओर अग्रसर हो जाता है। देखो, कहीं ना कहीं जो मेंटली यहाँ पे जो सिचुएशंस हैं, जो साइकोलॉजिकल कॉज हैं, उनको भी बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो बालक होते हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी बालक को अपराध की ओर अग्रसर करने के लिए। सामाजिक सांस्कृतिक कारण, यानी कि सोशो कल्चर कॉजेज होते हैं, जिनमें परिवार के बाद बच्चे बाह्य जगत में समुदाय समूह संस्थाओं में संपर्क में आता है। इस समूह का व्यवहार निश्चित रूप से परिवार से भिन्न प्रकार का होता है, आते बच्चे को निम्न अनुभव होने लगता है। सामाजिक कारणों में प्रमुख कारण निम्नलिखित है, जैसे मनोरंजन के साधनों में कमी, नृत्य घर, व्यवसायिक मनोरंजन, अश्लील साहित्य, रेडियो टेलीविजन, समाचार पत्र, शिक्षा, सांस्कृतिक संघर्ष। देखो, क्या होता है, जब बच्चा छोटा आता है, जैसा कि हमने बताया था, जो सर्वप्रथम पाठशाला होती है वो एक परिवार होता है। वहां पे बच्चा सबसे पहले सीखता है कि उसे किस प्रकार से समाज में रहना है, किस प्रकार से उसे परिवार में रहना है। उसको अगर सभी जो उसकी नीड्स होती हैं वो फिल हो जाती हैं सही प्रकार से, उचित मार्गदर्शन उसे मिलता है, उचित उसको संस्कार मिलते हैं, तो वो वहां से सीख जाता है परिवार में। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप आता है, बच्चा आता है समाज के संपर्क में, यानी कि समाज संस्थाएं होते हैं, बच्चा स्कूल जाता है, ये फिर सोसाइटी में रहता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग वो नेचर के लोगों से को देखता है, जो प्रवृत्ति रहती है अन्य व्यक्ति को उसमें ढलने की कोशिश करता है और ढल भी जाता है, क्योंकि जो समाज का असर व्यक्ति पर एक जरूर पड़ता है, यानी कि जो हमारे आसपास का वातावरण रहता है वो उसका भी कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। अगर इस प्रकार की जो जो मनोरंजन साधनों की कमी है, यानी कि एंजॉयमेंट थिंग्स हैं, ये अवेलेबल नहीं होते हैं, तो बच्चे उसके लिए चोरी करता है, उनको पाने की कोशिश करता है, नृत्य घर होते हैं। ठीक है, व्यवसायिक मनोरंजन होता है, अश्लील साहित्य, रेडियो टेलीविजन, समाचार पत्र, यानी कि इस प्रकार की जितने भी थिंग्स हैं, सोर्स ऑफ जितने भी हैं यहाँ पे हमने देखे हैं, अगर इनमें इनसे भी कहीं ना कहीं बच्चे के जीवन पर प्रभाव अवश्य पड़ता है, जो कि माता पिता का व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनैलिटी ऑफ द पेरेंट्स। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अगर परिवार की हम बात करें, मान लीजिए परिवार अच्छा है, बट उसमें जो पेरेंट्स हैं उनका कहीं ना कहीं जो उनका नेचर है, उनका जो कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं है, तो उसका भी बच्चे पर, या फिर जो माहौल देखता है वो अपने परिवार में अपने माता पिता के रिलेशन में देखता है, या फिर अपने माता पिता के आसपास देखता है, उनकी बिहेवियर देखता है कि वो किस प्रकार से रहते हैं, उनका जो रिलेशन किस प्रकार का है, तो उसका भी कहीं ना कहीं बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में परिवार और बाहरी जगत दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि माता पिता का व्यक्तित्व दोषपूर्ण है तो इसका प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा। कभी कभी माँ बाप की लापरवाही से बच्चे का व्यक्तित्व सही दिशा में विकसित नहीं हो पाता है, जिनके कारण से बच्चा अब अपराधिता की ओर अग्रसर हो जाता है। तो वही बात इन्होंने बोली है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो कैरेक्टर रहता है, जो उनका चरित्र है, यानी कि जो उनका बिहेवियर है, और वो उसका कहीं ना कहीं
पर प्रभाव बच्चों पर भी अवश्य पड़ता है। अगर वो लापरवाही करते हैं, इग्नोर करते हैं बच्चों को, उपेक्षा करते हैं बच्चों के, ये सही तरीके से उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उससे भी बच्चा अपराध की ओर अग्रसर होता है। अगर हम बात करें संगति यानी कि एसोसिएशन, व्यक्ति के व्यापार में उसकी संगति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जुआ, चोरी, धूम्रपान जैसे कार्य अग्रसर संगति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जुआ, चोरी, धूम्रपान जैसे कार्य अग्रसर संगति के प्रभाव से ही सीखे जाते हैं। देखो, जैसे ये जुआ हुआ, चोरी हुआ, धूम्रपान करना हुआ, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो भी होता है वो बाहरी जो समाज के लोगों से मिलता है और देखता है वहां पे जो उसके बड़े रहते हैं या फिर साथ वाले रहते हैं, या फिर जहां बच्चा खेलता है, जहां बच्चा पढ़ता है, जो अगर जिस प्रकार के उसके साथ रहने वाले व्यक्तियों की संगति होती है, कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव बच्चे के जीवन पर पड़ता है। अब हम बात करें राजनीतिक कारण। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक कारण का क्या प्रभाव है बच्चे के जीवन पर। जो पॉलिटिकल कॉजेस है उसको हम देखें, यदि राजनीतिक चेतना होना परम आवश्यक है, किंतु जब इस चेतना का दुरुपयोग होने लगता है तो ये चेतना वरदान की बजाय अभिशाप बन जाती है। आज के राजनेता बच्चों और विद्यार्थियों के माध्यम से अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं। विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में हड़तालें, तोड़फोड़, घेराव, सबल का प्रयोग और यदि आदि राजनीतिक प्रदूषण फैला रहे हैं। फलस्वरूप विद्यार्थियों से मारपीट, कमजोर छात्रों से पैसे छीनना, शिक्षकों को अपमानित करना तथा झूठी नेतागिरी दिखाना आम बात हो गई है। यानी कि जो पॉलिटिक्स कॉजेज हैं उसका भी कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि जिन स्कूलों महाविद्यालयों में बच्चे जाते हैं वहां पे इलेक्शंस होते हैं, समाज में अगर किसी प्रकार का कोई भी चल रहा है, उस समय की स्थिति है, तो उसका कहीं ना कहीं बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। अगर उनमें बच्चों में विद्यालय के अंदर आपस में कोई लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर टीचर्स का अपमान होता है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है बच्चों के जीवन पर। देखो, अभी हमने देखे हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण से कोई भी बच्चा, कोई भी बालक अपराध बन कर सकता है या अपराधी बन सकता है। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से यूज करने से या फिर जिनको फॉलो करने से, जिनको इम्प्लीमेंट करने से बच्चों को अपराध करने से रोका जा सकता है। यानी कि सजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ द जुवेनाइल डेलिकेंसी। तो बाल अपराध को निम्नलिखित कार्यों और उपायों से रोका जा सकता है। परिवार को अपने कर्तव्य और दायित्व निभाने चाहिए। डेफिनेटली फैमिली जो होती है वो फर्स्ट स्कूल होता है, वहीं से बच्चा मोस्टली सारी चीजें सीखता है। वो बढ़ जाती है आगे चलकर, वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे मेन थिंग होता है, जो परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जीवन को एक संस्कारी जीवन के लिए। मनोरंजन के साधनों को जुटाना चाहिए, नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि मॉरल एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, बाल सुधार गृह स्थापित किया जाना चाहिए, यानी कि बच्चों को सुधारालय होने चाहिए बच्चों के लिए, बाल कल्याण समितियां स्थापित की जानी चाहिए, मनोवैज्ञानिक अस्पताल स्थापित किए जाने चाहिए। क्योंकि जो इस अस्पताल से तात्पर्य है कि कहने के बच्चों की काउंसलिंग होती रहनी चाहिए, कि उनको देखना चाहिए कि उनकी जो मेंटलिटी है वो कहाँ किस स्तर की है, वो क्या माइंड में सोच रहे हैं, वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, क्या उनका बिहेवियर है साइकोलॉजिकल, उन सब चीजों को देखने के लिए मनोवैज्ञानिक अस्पताल होना चाहिए, संयुक्त परिषद स्थापित किया जाना चाहिए, स्थापित किए जाने चाहिए। यानी कि जो कोर्ट होने चाहिए वो अलग होने चाहिए बालकों के लिए। बाल अपराधों के निरोध हेतु पुलिस को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यानी कि इस सब चीजों को अगर फॉलो किया जाता है, इनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होता है, जितनी भी सारी चीजें बताए 10 यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं, अगर इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट अगर कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं जो बाल अपराध होते हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कि उनका प्रिवेंशन किया जा सकता है, उनकी रोकथाम की जा सकती है। तो आज हमने देखा है कि बाल अपराध क्या होते हैं, कारण क्या है और उनको रोकने के उपाय क्या है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहिए, स्वस्थ।